विटामिन B3 जिसको हम नियासिन भी कहते हैं और एंटी पेलेग्राफ फैक्टर भी कहते हैं, ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ निकोटीन अमाइड और निकोटिनिक एसिड और नियासिन। ठीक है, ये तीन फॉर्म में ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये एक्सक्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ मिथाइल निकोटिनिक एसिड। ये एक्सक्रीट किस फॉर्म में होता है? एक्सक्रीट इन मिथाइल निकोटिनिक एसिड फॉर्म। ठीक है, बाकी जो इसका निकोटीन अमाइड और निकोटिनिक एसिड दोनों के दोनों हमारे पास क्या है? बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है, लेकिन एक्सक्रीट किसके अंदर होता है? मिथाइल निकोटिनिक एसिड फॉर्म में। एक्सक्रीट किस फॉर्म में होता है? मिथाइल निकोटिनिक एसिड फॉर्म में। ठीक है, अब ये निकोटीन अमाइड या नियासिन या ना निकोटिनिक एसिड, इनका काम क्या है? बेसिकली ये भी हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास है ना वो कोएंजाइम के तौर पे ऐड करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं? निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD या NADP। ठीक है, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड या निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, दोनों का काम एक ही है और वो काम क्या है? हाइड्रोजन डोनेशन, मतलब हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट कराना एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस पे, जैसे FAD और FMN करा रहे थे। ठीक है, ये NAD और NADP ये कहाँ पर होते हैं? ये बेसिकली NAD जो होता है वो सबसे ज़्यादा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ होंगे। ठीक है, ये हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेस वाली क्लास के अंदर आ जाते हैं। जो हमारी ऑक्सीडो रिडक्टेस वाली टाइप है ना एंजाइम की मेजर क्लास, जिसमें हमारे पास क्या कराते हैं कि एक सबस्ट्रेट की ऑक्सीडेशन होती है, दूसरे की रिडक्शन होती है, तो ये उस कैटेगरी में फिट होते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किन एंजाइम्स के साथ? वो एंजाइम्स जो कि हमारे पास डिहाइड्रोजिनेसिस होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास इसकी क्लिनिकल कंडीशन आती है, क्लिनिकल कंडीशन क्या है? पेलेग्रा। क्लिनिकल कंडीशन क्या है? पेलेग्रा। अब ये पेलेग्रा क्या है? पेलेग्रा हमारे पास स्किन डिसऑर्डर है। पेलेग्रा हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्किन डिसऑर्डर है। इसका मतलब होता है रफ स्किन। इसका मतलब क्या है हमारे पास? रफ स्किन। इससे क्या होता है कि हमारी पूरी जो स्किन होती है ना वो रफ एंड स्किन, पहली पेचेस पड़ जाते हैं और है ना बिल्कुल बिल्कुल मतलब रफ एंड स्किन हो जाती है हमारी। इसको हम कहते हैं पेलेग्रा। पेलेग्रा के साथ हमारे पास क्या होता है? तीन चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं, 3Ds इसको हम कहते हैं। और फिर अगर ये ट्रीट ना की जाए तो 4D हो जाता है। ठीक है, वो 3Ds क्या हैं कि हमारे पास डर्माटाइटिस होती है, यानी कि ये पूरी स्किन के ऊपर जहाँ जहाँ पे वो बॉडी के पार्ट्स जो कि सनलाइट के ऊपर एक्सपोज हो रहे होते हैं वहाँ पे हमारे पास है ना पैचेस स्केचेस पड़ जाएंगे, या हमारे पास पीलिंग ऑफ स्किन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? डायरिया होगा हमारे पास पेट के अंदर, या है ना वो जिसको हम कहते हैं GI सिंड्रोम्स, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिंड्रोम, के पेट में दर्द हो रहा होगा। ठीक है, थ्रोट जो होता है, मुंह जो होता है, उस पर हमारे पास स्टोमोवाइटिस हो जाएगी, यानी कि हमारा माउथ जो है वो स्वॉलन हो जाएगा। गिंगोवाइटिस हो जाएगी। गिंगोवाइटिस कहते हैं कि हमारे पास है ना गम्स स्वॉलन हो जाएंगे। और फिर इससे इन सारी चीज़ों से क्या होगा? डायरिया प्रमोट हो जाएगा। इन सारी चीज़ों से हमारे पास क्या होगा? डायरिया जो है प्रमोट हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारा वो फूड जो है वो डायरिया के फॉर्म में चले जाएगा। तीसरी चीज़ क्या होती है? डिमेंशिया, यानी कि बंदे के नर्वस डिसऑर्डर जो होते हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। बंदे को जो है वो नर्वस डिसऑर्डर जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होती है? अगर ये ट्रीट ना करवाया जाए तो डेथ भी हो जाती है। उसके बाद दो और क्लिनिकल कंडीशन है जो कि हमारे पास नियासिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, और वो कौन सी है? वो है हार्टनर सिंड्रोम, और दूसरी है उसका नाम क्या था? सिरकोइड सिंड्रोम, ऐसा करके शायद नाम है। हार्टनर सिंड्रोम और कार्सिनोइड सिंड्रोम। हार्टनर सिंड्रोम और कार्सिनोइड सिंड्रोम। हार्टनर सिंड्रोम और कार्सिनोइड सिंड्रोम। कार्सिनोइड सिंड्रोम और हार्टनर सिंड्रोम समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो ये है कि हमारे पास नियासिन या नियासिन, बेसिकली नियासिन ये हमारे पास बनता कैसे? नियासिन हमारे पास बनता है ट्रिप्टोफैन के मेटाबॉलिज्म से। नियासिन हमारे पास कैसे बनता है? ट्रिप्टोफैन के मेटाबॉलिज्म से। ठीक है, अब इस ट्रिप्टोफैन के मेटाबॉलिज्म या ट्रिप्टोफैन से बनता है नियासिन। ठीक है, अब अगर हमारे पास ट्रिप्टोफैन का मेटाबॉलिज्म को हम इम्पेड कर दें, यानी कि ट्रिप्टोफैन के मेटाबॉलिज्म को क्या कर दें? ख़राब कर दें, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास नियासिन नहीं बनेगा। तो अब ट्रिप्टोफैन के मेटाबॉलिज्म को ख़राब कैसे कर सकते हैं? कि मैंने पहले भी बताया था ट्रिप्टोफैन के मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से लोग रोल प्ले करते हैं। विटामिन B1, ठीक है, अगर वो मसला कर जाए, या विटामिन B6 अगर वो मसला कर जाए, या हमारे पास कौन सा एक और विटामिन था
विटामिन B1, B6 या राइबोफ्लेविन। विटामिन B1, B6 या राइबोफ्लेविन ये तीनों रोल प्ले करते हैं ट्रिप्टोफैन के मेटाबॉलिज्म में, क्योंकि नियासिन जो है ये हमारे पास बनता किससे है, ट्रिप्टोफैन से। अगर हम उन तीन इन वाइटामिन को ख़राब कर दें तो हमारे पास क्या होगा, ट्रिप्टोफैन नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब इस ट्रिप्टोफैन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं जिसको हम कहते हैं हार्टनर सिंड्रोम और कार्सिनोइड सिंड्रोम, जिसके अंदर भी पेलेग्रा होता है। अब इस कार्सिनोइड के अंदर क्या होता है कि हमारे पास है ना जो ट्रिप्टोफैन एक प्रोडक्ट होता है जिसको कहते हैं सेरोटोनिन। ठीक है, अब सेरोटोनिन हमारे पास इतना बनना शुरू हो जाता है कि जिसके लिए हमारे पास ट्रिप्टोफैन बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। सेरोटोनिन की फॉर्मेशन के अंदर सेरोटोनिन जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रिप्टमाइन 5-HT, ट्रिप्टमाइन 5-HT सेरोटोनिन का दूसरा नाम है। ठीक है, अब सेरोटोनिन की सिंथेसिस के लिए हमें ट्रिप्टोफैन की नीड होती है। अब सेरोटोनिन अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा बन जाए, सेरोटोनिन हमारे पास बहुत ज़्यादा बन जाए तो इससे होगा क्या कि हमारे पास ट्रिप्टोफैन बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा और वो अवेलेबल नहीं होगा कि वो नियासिन बना सके। तो कार्सिनोइड सिंड्रोम में क्या होता है कि ट्रिप्टोफैन बहुत ज़्यादा हमारे पास यूटिलाइज हो जाता है इन द सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन। और हार्टनर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि ट्रिप्टोफैन को एब्जॉर्ब करने के लिए मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन होती है वो नहीं होती, रिसेप्टर्स आर लैकिंग फॉर द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रिप्टोफैन। एक इम्पॉर्टेंट बात नियासिन की रह गई थी, वो ये थी कि हमारे पास नियासिन जो होता है वो इनहिबिट करता है लिपोलाइसिस को। नियासिन क्या करता है, थेरापेटिक यूज़ है इसका कि हम किन चीज़ों में नियासिन को दे सकते हैं। तो नियासिन जो होता है वो इनहिबिट करता है किसको, लिपोलाइसिस को। नियासिन इनहिबिट्स लिपोलाइसिस, नियासिन इनहिबिट लिपोलाइसिस, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आया हुआ भी है। नियासिन क्या करता है, इनहिबिट करता है लिपोलाइसिस को। नियासिन और क्या काम करता है, वो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल वगैरह को डिक्रीज कराता है, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया उससे हमें प्रिवेंशन करवाता है, हार्ट डिजीज़ से बचाता है कि अगर हाइपर कोलेस्ट्रीमिया हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस हैं। तो ये हमारे पास क्या कराता है, हार्ट डिजीज़ से बचाता है। नियासिन प्रिवेंट्स फ्रॉम हार्ट डिजीजेस, नियासिन प्रिवेंट्स फ्रॉम आर्थरोस्क्लेरोसिस, नियासिन प्रिवेंट्स फ्रॉम हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में अगर हम दे देंगे तो क्या होगा, अगर एक्सेसिव अमाउंट में हमने नियासिन दे दिया तो हमारे पास हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स देखने पड़ेंगे। वो क्या कि नियासिन मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हमने नियासिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में दे दिया तो क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मेटाबॉलाइज होगा, तो हमारे पास जो स्टोरेज फॉर्म जो होगी कार्बोहाइड्रेट की वो डेप्लीट हो जाएगी। और क्या होगा कि हमारे पास ये मैंने बताया था अमाइनो एसिड के उसके अंदर भी क्या कहते हैं, NAD जो होता है वो अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म में भी यूज़ होता है। तो हमारे पास क्या होगा कि बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड्स भी जो है वो मेटाबॉलाइज हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा